नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर किए जाने के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए यह प्रस्तुत किया है कि देखिए, वकील जो हैं वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने द्वारा किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं माने जाएंगे। यानी कि जनरली आप कहीं भी कभी भी जब पेमेंट करते हैं उसके बाद आप वस्तुओं का आनंद लेने या उसकी सेवाओं का उपभोग करने के लिए आप उस पेमेंट को करते हैं और अपनी काफ़ी आकांक्षाएं रखते हैं। तो अब कह दिया गया है कि आप बाकी जगह पर तो इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वकीलों को भुगतान किया है और वकीलों को भुगतान किए जाने के बाद आपको लगता है कि कोई भी गड़बड़ी हुई है, तो उस कोई गड़बड़ी के लिए या वकीलों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए आप उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी नहीं मान सकते। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत? समझते हैं पूरा मामला और देखते हैं क्या क्या है इससे जुड़ी हुई खास चीजें हम लोग के सामने। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सेवा में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा, आप मानते हैं कि आपके वकील ने ठीक से केस नहीं लड़ा है, उसकी कार्यवाही सही नहीं थी, वह नियमित नहीं था, या उसने दलीलें सही पेश नहीं की, या जो भी गड़बड़ी की है उसने पैसा लेने के बाद में आप लोगों से, आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केस नहीं दर्ज कर सकते, ना ही उससे कोई जवाब मांग सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। समझते हैं पूरा का पूरा मामला किस प्रकार है, लेकिन जरूरी है उससे पहले हम लोग एक प्रश्न देख लें। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, जिस प्रकार का जजमेंट आया है उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आप लोग को क्या क्या कहना है, अपने विचार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हर एक व्यक्ति के विचार यहाँ पर स्वीकार्य हैं। हम लोग समझते हैं पूरा का पूरा मामला। दरअसल इस मामले की सुनवाई की गई है न्यायमूर्ति बेल्ला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ के द्वारा। इन्होंने जो ये सुनवाई की है वह सुनवाई की है एक खास अपील के बाद में। यह जो अपील है वह की गई थी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2007 के फैसले के खिलाफ। तो इस फैसले के खिलाफ इन्होंने पूरा का पूरा मामला समझा। अब फैसले के खिलाफ अपील क्या की गई थी और क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए गए थे, यह भी हम लोग को समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पर तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि देखिए जी, आपने मान लीजिए कोई भी गड़बड़ी की है या आपका कोई भी केस चल रहा है, आपने एक वकील हायर किया कि आइए जी मेरा केस लड़ लीजिए। काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वकील केवल आपकी तरफ से मामला लड़ सकता है, मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है, दलीलें दे सकता है, गवाह प्रस्तुत कर सकता है, सबूत पेश कर सकता है, इतना ही तो काम कर सकता है, इतना ही कर सकता है ना। अब मान लीजिए वह अपराध आपने किया है या नहीं किया है, या आप उसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे या नहीं ठहराए जाएंगे दोषी। देखो, यह सभी चीजें वकील के हाथ में नहीं होती है। जब वकील के हाथ में जजमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप वकील के ऊपर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कैसे केस दर्ज कर सकते हैं, कैसे उसको चीजों में स्वीकार कर सकते हैं। वकील का जो काम था, वकील ने तो अपना काम किया ना, लेकिन आपके फैसले के अंदर जो जजमेंट आना है वह जजमेंट कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने वह कार्य किया है, यानी कि आपने अपराध किया है, वकील तो आप उसके बाद भी हायर करेंगे। अब आप वकील के ऊपर यह कहते हुए केस दर्ज कर दें कि जी वकील तो मैंने हायर किया था लेकिन इसने मुझे बचाया नहीं, वो कैसे बचाएगा, अपराध तो आपने किया था। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि सबूत जो होते हैं पर्याप्त नहीं होते, गवाह पर्याप्त नहीं होते, काफी चीजों पे पूरा केस निर्भर करता है, अकेले वकील की बातों पे तो निर्भर नहीं करेगा ना। तो ऐसी स्थिति में केस अन्य कारकों पर निर्भर करता है। वकील सिर्फ आपकी तरफ से कोर्ट में पेश होता है, आपकी बातों को रखता है, आपके तथ्यों को रखता है, और उसके आधार पर जज साहब का यह कार्य होता है कि वह जजमेंट प्रस्तुत करे। चीजें क्लियर हैं? तो सिर्फ वकील का इतना काम है, वकील के हाथ में जजमेंट नहीं है। और किसी भी प्रकार के जजमेंट के लिए अगर आप वकील के खिलाफ केस दर्ज करते हैं और वो भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, तो यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए हमारे देश में। जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, यह बहुत सारे मामलों पर लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कैमरा ले लिया, उसमें गड़बड़ी आ गई पर कंपनी सुनवाई नहीं कर रही है, आप केस दर्ज कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की कमियां हैं, आप केस दर्ज कर सकते हैं। कोई खाद्य पदार्थ लिया है, वहां भी कर सकते हैं। आपने बोर्ड लिया है, आप यहां भी कर सकते हैं। इन सभी मामलों में चलता है। लेकिन वकील के हाथ में अंतिम चीजें नहीं है। जहां अंतिम चीजें हाथ में है मगर आप वहां पे आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पर चीजें स्वीकार नहीं होंगी, ये आपको समझना होगा। अब लोगों के मन में टेंशन आ गई, चिंतित हो गए कि ये क्या बात हुई। अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से वकीलों को बाहर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में तो वकील मनमानी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? क्या लगता है, वकील मनमानी करेंगे? पेमेंट ले ली, केस लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, तारीख पे ही नहीं जा रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता। पॉसिबिलिटीज हैं, हर चीज संभव है ना देश में हमारे, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाए? तो यहां पर इन्होंने कहा कि देखिए, आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल मत कीजिए, इसके तहत अंतिम निर्णय इनके हाथ में नहीं है। अगर आप अंतिम निर्णय के अकॉर्डिंग चीजों को सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज करेंगे
तो मामला जो है वह अलग चला जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके वकील ने ठीक से केस दर्ज नहीं किया है, चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा बार काउंसिल से जुड़ी हुई परिषदों के पास। ऐसा नहीं है कि वकील जो है वह पूरी तरह से मुक्त है अपनी चीजों के लिए। वकील पूरी तरह से अपनी चीजों के लिए मुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि मनमानी कर सकते हैं। दरअसल बार काउंसिल होती है और इसके जुड़ी हुई अनेक परिषदें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि वकील ने केस ठीक से नहीं लड़ा है, तो उस स्थिति में आप वहां जा सकते हैं, वहां पे अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। वहां कदाचार का दोषी उसको पाया जाएगा, तो जो भी आगे के लिए प्रयास होगा, जो भी कार्य होगा, वह उसके विरुद्ध बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो यही चीजें हुई हैं यहाँ पर। अदालत ने स्वीकार किया कि बिल्कुल बात तो ठीक है, एक वकील के खिलाफ अगर आप उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग या जो अंतिम परिणाम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं और परिणाम को सोचते हुए उपभोक्ता फोरम के तहत केस ले आते, तो नहीं जाना चाहिए। उपभोक्ता फोरम के तहत केस तब जाता है जब आपने किसी वस्तु को या कोई सेवा अंतिम उद्देश्य से ली थी, अंतिम आकांक्षाओं से ली थी, वह आपकी पूरी नहीं हो पाई, बीच में अटक गई, तब गड़बड़ हुआ मामला। यहाँ तो अंतिम निर्णय जो है ना, आपके हाथ में ही नहीं है, तो वकील को उपभोक्ता फोरम में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि उसने कुछ भी गड़बड़ी की है, तो आप बार काउंसिल से जुड़ी हुई जो परिषद है वहां पे जाके चीजों को प्रस्तुत कर लीजिएगा। चीजें क्लियर हैं सारी की सारी। यहां पर इन्होंने यह मामला क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ न्यायालय ने एक खास चीज और प्रस्तुत की, यह भी समझिए। न्यायालय ने एक खास चीज प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए, वकील जो है वह अपनी सेवाएं देता है और वह भी उसके अपने हाथ में नहीं है। जैसा जैसा उसका जो क्लाइंट है वह उसको बताएगा, समझाएगा, वो वही चीजें आगे डिलीवर करेगा। इतना ही तो होगा। या आप पुलिस से कांटेक्ट करेंगे, पुलिस के माध्यम से जो चीजें पता लगेंगी आप वह वहां जाके प्रस्तुत कर देते हैं कोर्ट के अंदर। इतना ही तो करता है ना वकील। यहां पर खुद ये बात न्यायालय ने स्वीकार की कि देखिए जी, जो वकील का पेशा है वह कोई व्यवसाय नहीं है या व्यापार नहीं है। आप ना तो व्यवसाय कर रहे हैं ना व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। आपका यह पेशा है, आप अपनी ड्यूटी को जिस प्रकार से निभा सकते हैं आप निभा रहे हैं। इसको हम लोग व्यवसाय या व्यापार के रूप में नहीं गिन सकते। वहीं इसके अलावा जो यह पेशेवर है, यानी कि जो एक वकील है, उसको आप व्यवसायी या ट्रेडर की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, उसके समान आप नहीं मान सकते। यह खुद भी यहाँ न्यायालय ने स्वीकार किया। तो एक व्यक्ति जो वस्तुओं को खरीदता है अंतिम उद्देश्य से, वकील को यहाँ पर उससे अलग कर दिया गया। माना गया कि अंतिम चीजें हाथ में नहीं है, सिर्फ यह आपके द्वारा आपसे जुड़ करके ही चीजें कर सकता है। इसी वजह से उपभोक्ता फोरम के तहत आप इसको नहीं ले जा सकते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इस पे केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर खुद कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। अब जैसे ही जजमेंट आया, तो इस जजमेंट के आते वकीलों को तो मुक्त कर दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहानी यहीं तक ही नहीं रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहानी यहां से आगे बढ़ाई और सुप्रीम कोर्ट ने एक खास सुझाव प्रस्तुत किया है। यह जो सुझाव है, इस सुझाव के लिए अब एक दूसरा पेशेवर वर्ग जो है वह आगे आ रहा है और वह भी मांग कर रहा है कि हमारे लिए भी चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में भी अंतिम निर्णय नहीं होता, या जो अंतिम परिस्थिति है वह हमारे हाथ में नहीं होती है। तो कौन है वह? तो देखिए, यहाँ पर खुद ये बात कोर्ट ने प्रस्तुत की है कि देखिए जी, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, आप उसके तहत ना चिकित्सा पेशेवरों को भी शामिल करते हैं, वकीलों को भी शामिल करते थे, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है। लेकिन अभी भी परिस्थिति यह है कि जो यह अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके तहत चिकित्सा पेशेवरों को भी शामिल किया जाता है। कैसे शामिल किया जाता है? दरअसल एक केस था 1995, बहुत सारी जगह 1996 भी दे रहा है, दो यही मिल रहे हैं, कुछ 95 मान रहे, कुछ 96 मान रहे। तो यह जो केस है, इस केस के तहत यह निर्णय दिया गया था कि जी चीजें बिल्कुल स्वीकार्य है, चिकित्सा पेशेवर जो हैं वह भी आएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। तो तब से क्या है कि चिकित्सा पेशेवरों को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में रखा जा रहा है और अगर कोई भी बातचीत होती है तो उपभोक्ता फोरम के तहत आप उनको खड़ा कर सकते हैं, केस दर्ज करके वहां पे सुनवाई होगी। न्यायालय ने खुद इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि देखिए जी, जो पिछली स्थिति है काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और आज के समय में हम मानते हैं कि प्रासंगिक नहीं है। जो चिकित्सा पेशेवर हैं वह भी इस प्रकार से किसी व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं, ना ही जो पेशेवर हैं वह किसी प्रकार के ट्रेडर हैं, नहीं है ना। और वह सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हालत खराब है, तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, सिर्फ ट्रीटमेंट ही अवेलेबल करा सकते हैं, वो इससे अधिक कुछ और नहीं कर सकते। और जो अंतिम परिस्थिति यानी कि व्यक्ति का जीवित रहना या व्यक्ति की मृत्यु उनके हाथ में नहीं है। अब आप अंतिम परिणाम यहां भी सोचें कि भाई यह जो डॉक्टर है यह मेरे व्यक्ति को नहीं बचा पाया। हालांकि आज के समय में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत बार गड़बड़ होने की वजह से, किसी व्यक्ति के देहांत हो जाने की वजह से डॉक्टर्स पे हाथ उठा दिया जाता है, मारपीट होती है।
अंतिम जो भी स्थिति है वह उसके हाथ में नहीं है, खुद न्यायालय ने माना। तो जब अंतिम स्थिति हाथ में नहीं है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केस नहीं दर्ज कर सकते। यह खुद न्यायालय ने स्वीकार किया है। न्यायालय ने कहा कि पिछली बार जो स्थिति थी वह 3 न्यायाधीशों की थी, उन्होंने जजमेंट दिया था और चिकित्सा पेशेवरों को शामिल कर लिया गया था। अभी फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, वह इस मामले को संभालें और अधिक जजों की यानी कि 5 जजों की एक खंडपीठ बैठे और इस मामले की सुनवाई करे और चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी होने से अब मुक्त कर दे, क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर सकते इसको इस रूप में। ठीक है, तो यही सब मामला सारा का सारा सामने आया था, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम BP शांता मामला था। इस मामले के तहत ही जो निर्णय आया था उसमें चिकित्सा पेशेवरों को शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो 1986 का अधिनियम है मुख्य तौर पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ही क्या होता है कि सेवाओं की परिभाषा की गई है। तो सेवाओं की परिभाषा करते हुए सभी को शामिल कर दिया गया, वकीलों को भी शामिल कर दिया गया, चिकित्सा पेशेवरों को भी शामिल कर दिया गया, हर एक चीज को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया था। उसके बाद से चीजें थी, तो यहाँ पर यही सब मामला आ रहा है। कह रहे हैं कि जो मरीज है, जब ये निर्णय आया था, निर्णय में कहा गया था कि मान लीजिए कोई एक मरीज होता है, वह मरीज जब भुगतान करता है तो भुगतान के समय उसकी काफी आकांक्षाएं होती हैं। वह मरीज जो है, वह मरीज यह उम्मीद करता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं हूं मुझे वहां बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। वह कुछ मानकों का निर्धारण रखता है मन में और सभी चीजों को निर्धारित करते हुए ही वह पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लेता है। अब जिस प्रकार से वह ट्रीटमेंट लेता है, अगर उसको वह ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसकी ठीक से देखभाल नहीं होती है, चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो उन सभी चीजों के लिए आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। यह उस समय स्वीकार किया गया था, जिसको आज के समय में सुप्रीम कोर्ट स्वीकारना नहीं चाहता। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठे और चिकित्सा पेशेवरों को भी इस श्रेणी से बाहर कर दे कि उनके ऊपर भी आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केस चला सकते हैं। हालांकि कौन कौन सी श्रेणियां शामिल हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, तो इसका जो प्रावधान है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वह की गई हैं इस अधिनियम की धारा 2(1)O के अंदर। यहाँ पर जनरली उन सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं और अंतिम परिणाम आपका वस्तुओं से ही जुड़ा होता है। इसके अंदर बैंकिंग शामिल है, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण और ऊर्जा आपूर्ति, हाउसिंग वगैरह भी इसमें आ जाता है। इस प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई वस्तु निःशुल्क रूप से ली है, वो कोई भुगतान नहीं किया, या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत कोई सेवा आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि आपका आपसे समझौता है, आप कोई वस्तु ले रहे हैं या आपने सोचा कि मैं आपको ये दे दूंगा, आप मुझे यह दे दीजिए, अगर आपको कोई व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, यहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। यह चीज पहले ही मेंशन की हुई है इस अधिनियम के तहत। तो इसी अधिनियम में सब चीज शामिल है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं वकीलों की, वकील भी इसके धारा 2(1)O में शामिल थे, अब नहीं रहेंगे। चिकित्सा पेशेवरों के लिए कह रहे हैं, हो सकता है कि सुनवाई हो और बाद में उन्हें भी मुक्त कर दिया जाए। हालांकि आप लोग को क्या लगता है, अपने विचार मुझे जरूर बताएं, क्या लगता है वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल होना चाहिए या नहीं? अंतिम परिणाम हाथ में तो नहीं है, पर विचार क्या है? और चिकित्सा पेशेवरों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए मुक्त किए जाने की, या फिर रखना चाहिए? क्या मानते हैं आप लोग? विचार कमेंट में जरूर बता के जाना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक, ऐसे ही कुछ बातें लेकर के आपके लिए आएंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहिए संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।